दोस्तों, जिसका कमेंट सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा लाइक्स वाला होगा, उसे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर एक सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, साल 1967 की बात है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिद्वार दौरे पर गए। उन्हें 2 दिनों तक वहां रुकना था, इसलिए गंगा किनारे स्थित सर्किट हाउस में ठहरने का निर्णय लिया। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री के भोजन की व्यवस्था की और भोजन उनके पास भिजवाया। मुख्यमंत्री ने भोजन देखा और विनम्रतापूर्वक मना करते हुए कहा, मेरा व्रत है, इसीलिए मैं यह भोजन नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद भोजन वापस ले जाया गया। कुछ समय बाद उनके लिए व्रत के अनुरूप दूध, फल और अन्य उपयुक्त पदार्थों की व्यवस्था की गई, जो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। पूछने पर उन्हें बताया गया, यह व्रत का पूरा सामान है जो आप ग्रहण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने व्रत के अनुरूप भोजन किया और उनकी टीम के अन्य सदस्यों ने भी वही भोजन ग्रहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने दौरे पर निकल गए। इस प्रकार 2 दिन का उनका हरिद्वार दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2 दिन वहां रुकने के बाद जब उन्होंने वापसी का निर्णय लिया तो वह हरिद्वार की एक ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में बैठते ही उन्होंने अपने निजी सचिव को निर्देश दिया, रेजिडेंट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर द्विवेदी को तुरंत बुलाइए। संदेश मिलते ही चंद्रशेखर द्विवेदी शीघ्र ही वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने कुर्ते की जेब से एक चेक निकाला और द्विवेदी को थमाते हुए कहा, यह लीजिए। चेक पर 6 रुपये 25 पैसे की राशि लिखी हुई थी। ये वही राशि थी जो उनके व्रत के दौरान मंगवाए गए फल, दूध और अन्य सामग्री का बिल था। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर द्विवेदी ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, साहब, इसकी क्या आवश्यकता थी? मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने सभी निजी खर्चे स्वयं वहन करता हूं। मैं सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करता। इस घटना ने द्विवेदी को गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने इस किस्से को बाद में एक किताब में साझा किया और बताया कि वह चेक उन्होंने कभी भुनाया नहीं। वह चेक उनके लिए ईमानदारी और सादगी की मिसाल बनकर हमेशा उनके पास रहा। यह कहानी उस मुख्यमंत्री की है जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने और जिनकी ईमानदारी व सादगी के कई उदाहरण आज भी याद किए जाते हैं। उनकी इसी निष्ठा और सिद्धांतों के कारण एक बार पूरा थाना निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहार थाने की है। यह घटना अगस्त 1979 की है। शाम के लगभग 6 बजे का समय था। एक बुजुर्ग किसान, जिसकी उम्र करीब 75 साल रही होगी, धोती कुर्ता पहने थाने में आता है। वह संतरी से विनम्रता से कहता है, भैया, थानेदार साहब से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। संतरी ने उत्तर दिया, थानेदार साहब तो राउंड पर गए हैं, क्या बात है मुझे बताइए। किसान उदास स्वर में बोला, मेरी जेब काट ली गई है, मैं बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। संतरी ने सहानुभूति जताते हुए कहा, थोड़ी देर इंतजार कर लो, थानेदार साहब आते ही होंगे। किसान थाने के बरामदे में उदास मन से बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच थाने के सेकंड अफसर यानी दरोगा की नजर उस बुजुर्ग किसान पर पड़ी। उसने पास खड़े सिपाही से पूछा, यह बुजुर्ग आदमी यहां क्यों बैठा है? सिपाही ने जवाब दिया, सर, इनकी जेब कट गई है और ये थानेदार साहब का इंतजार कर रहे हैं। दरोगा ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, इन्हें मेरे पास भेजो। उसके आसपास कुछ सिपाही और हेड कांस्टेबल खड़े थे जो यह वार्तालाप सुन रहे थे। आगे क्या हुआ? दरोगा ने उस बुजुर्ग किसान के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या उसकी मदद हुई या कुछ और घटना घटी? इस घटना का पूरा विवरण जानने के लिए बने रहिए। किसान उस दरोगा को देख रहा था जो उसके दुख को मजाक में उड़ाते हुए टके लगाकर हंस रहा था। आसपास खड़े सिपाही भी उसकी हंसी में शामिल थे। दरोगा ने व्यंग्य भरे लहजे में किसान से पूछा, बाबा, क्या बात है? ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, साहब, मैं मेरठ का रहने वाला हूं, यहां बैल खरीदने आया था। किसी ने बताया था कि इस इलाके में अच्छे बैल मिलते हैं, इसलिए यहां आया, लेकिन मेरी जेब काट ली गई। जैसे ही दरोगा ने यह सुना, उसका चेहरा कठोर हो गया। वह किसान पर बरस पड़ा। कहां कटी जेब? कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? यहां कोई जेब नहीं काटता।
झूठी शिकायत लेकर आए हो। दरोगा ने किसान को डांटना फटकारना शुरू कर दिया, मानो उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उसके साथ खड़े सिपाही भी तिरस्कार भरी निगाहों से किसान को देख रहे थे। भयभीत और हताश किसान ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। जब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा और मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मेरी जेब कट गई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कम से कम रिपोर्ट ही लिख दीजिए, जिससे उन्हें विश्वास हो सके। लेकिन दरोगा ने उसकी एक न सुनी। वह फिर से चिल्लाया, चुपचाप यहां से हट जाओ, बेवजह का झमेला खड़ा मत करो। किसान के चेहरे पर बेबसी की लकीरें खींच गईं। वह चुपचाप थाने के बरामदे से हटकर दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी आंखें बार बार थाने के गेट की ओर उठ जातीं, मानो वह थानेदार का इंतजार कर रहा हो। उसके मन में उम्मीद थी कि थानेदार आएगा और उसकी बात सुनेगा। किसान दीवार के सहारे बैठा थानेदार के आने का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि थानेदार उसकी बात सुनेगा और उसकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी, जिससे कम से कम उसे तसल्ली मिल जाएगी और वह सिर उठाकर अपने घर जा सकेगा। कुछ देर बाद थानेदार राउंड लेकर वापस आता है। यह उस राहार थाने की बात है। थानेदार की नजर उस बुजुर्ग किसान पर पड़ती है जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था और जिसके कपड़े मैले कुचैले थे। थानेदार ने हैरानी से पूछा, यह बुजुर्ग यहां क्या कर रहा है? शाम के लगभग 7 बजे का समय हो चला था। दरोगा ने थानेदार को जवाब दिया, साहब, ये किसान है, मेरठ का रहने वाला बताता है और कह रहा है कि इसकी जेब कट गई है। बेवजह का झमेला खड़ा कर रखा है। थानेदार ने किसान को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, बाबा, क्यों परेशान हो रहे हो? झूठ बोलकर हमारा समय खराब कर रहे हो। मेरठ से यहां इटावा में पैदल पैदल चलकर बैल खरीदने के लिए आए हो। ऐसा भला कौन करता है? किसान ने विनम्रता से कहा, साहब, मुझे किसी ने बताया था कि यहां अच्छे बैल मिलते हैं, इसलिए आया था। मेरी जेब में कई 100 रुपये थे, जो किसी ने काट लिए। जैसे ही किसान ने कई 100 रुपये का जिक्र किया, थानेदार का चेहरा कठोर हो गया। उस समय कई 100 रुपये की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। थानेदार ने तिरस्कार भरी निगाहों से किसान को देखा और व्यंग्य से बोला, कई 100 रुपये? तेरे जैसे फटेहाल किसान के पास इतने पैसे कहां से आ गए? झूठ बोलता है। फिर थानेदार ने उसे डांटते हुए कहा, बाबा, चुपचाप अपने घर लौट जाओ, झूठी कहानी मत सुनाओ, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। थानेदार की डांट फटकार के बाद किसान निराश होकर थाने के बाहर चला गया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में आंसू थे और मन में गहरी निराशा। उसने सोचा था कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन यहां तो उसे झूठा और फरेबी समझकर भगा दिया गया था। थोड़ी देर बाद एक सिपाही चुपचाप किसान के पास आया। उसने सहानुभूति भरी निगाहों से उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, बाबा, मैं कब से देख रहा हूं कि तुम परेशान हो। तुम मेरठ के रहने वाले हो और यहां कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत देखकर दया आ रही है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने में मदद कर सकता हूं। किसान की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी। उसने भावुक होकर कहा, भैया, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? कम से कम घरवालों को मुंह दिखाने लायक तो रहूंगा। सिपाही ने थोड़ा रुककर किसान की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, लेकिन बाबा, यहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। रिपोर्ट लिखवानी है तो 100 रुपये लगेंगे। किसान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने निराश होकर कहा, 100 रुपये? मेरी तो पहले ही जेब कट गई है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं बचा। किसान और सिपाही के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा, जो अंततः रुपयों पर आकर रुक गया। सिपाही ने कहा, बाबा, अगर तुम 30 रुपये खर्च कर सको तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मजबूर किसान ने सोचा और फिर हामी भर दी। सिपाही तुरंत थानेदार के पास गया और बोला, साहब, मैंने उस किसान को मना लिया है। वो 30 रुपये देने को तैयार है। अगर आप उसकी रिपोर्ट लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थानेदार ने सिपाही की बात सुनकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, अच्छा काम किया। उसे बुलाओ और मुंशी के पास लेकर जाओ, वह उसकी रिपोर्ट लिख लेगा। सिपाही किसान को बुलाकर मुंशी के पास ले गया। किसान जो कुछ बोलता गया, मुंशी उसे रिपोर्ट में लिखता गया। किसान की आवाज में थरथराहट थी, लेकिन उसने पूरी घटना विस्तार से बता दी।
जब रिपोर्ट पूरी तरह लिख ली गई तो मुंशी ने एक इंक पैड निकालकर किसान के सामने रखा। किसान ने कहा, मुझे पेन दे दीजिए, मैं हस्ताक्षर करूंगा। यह सुनकर मुंशी ने उसे पेन थमा दिया। किसान ने पेन लिया और जैसे ही इंक पैड को अपने हाथ में उठाया, सिपाही ने कहा, बाबा, पैड की जरूरत नहीं है, आप बस हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, पैड को रहने दीजिए, और उसे अपने पास ही रखा। फिर उसने कागज पर बड़े आत्मविश्वास से हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद किसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से एक मोहर निकाली। जैसे ही मोहर को कागज पर ठप्पा लगाया, वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। सिपाही और मुंशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे मन ही मन सोचने लगे, ये कैसा किसान है, पहले कहता है कि हस्ताक्षर करूंगा, फिर मोहर लगा दी, आखिर ये मामला क्या है। किसान ने मोहर लगाई और जैसे ही सिपाही और मुंशी ने उस मोहर को करीब से देखा, उनकी आंखें हैरानगी से फैल गईं। वे अवाक रह गए, उनके होश उड़ गए थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। मोहर पर साफ साफ लिखा था, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। जैसे ही उन्होंने ये शब्द पढ़े, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके थाने में भारत का प्रधानमंत्री खुद रिपोर्ट लिखवाने आया है। वह किसान और कोई नहीं, बल्कि चौधरी चरण सिंह, भारत के प्रधानमंत्री थे। यह खबर पूरे थाने में आग की तरह फैल गई। अब यह बात सिर्फ थाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। और फिर यह खबर जिले से निकलकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में फैल गई। थाने में हड़कंप मच गया। थानेदार, दरोगा, सिपाही, सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बुजुर्ग को उन्होंने मामूली किसान समझकर नजरअंदाज किया, वह देश का प्रधानमंत्री निकलेगा। पूरा थाना सकते में था। शर्मिंदगी और डर से सबके पसीने छूट रहे थे। इस घटना ने उस थाने की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी और यह कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उसके बाद जब रिपोर्ट लिखवाने के लिए रिश्वत देने की बात सामने आई, तो थाने में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री का नाम सुनकर तो सभी सकते में आ गए। दरअसल प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने सुरक्षा काफिले से कहा कि उन्हें एक जरूरी काम है। उन्होंने अपनी सुरक्षा टीम से इस बात को इस तरह से समझाया कि उन्हें किसी को भी शक न हो, और उनके बिना ध्यान दिए काफिले के लोग दूर हो गए। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही थाने से हटता है, किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, लेकिन जब उच्च अधिकारियों को इस पूरे घटनाक्रम का पता चलता है, तो थाने की पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया जाता है। यह मामला देश भर में खूब चर्चित हुआ और अखबारों में प्रमुखता से छपने लगा। इस घटना के बाद देश भर के थानेदारों में डर और घबराहट फैल गई थी, क्योंकि उन्हें यह भय था कि कहीं प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के भेष में आकर उनके थाने को सस्पेंड न करवा दें। उनकी शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि यह डर बिल्कुल जायज था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था, जो आजकल बाबूगढ़ छावनी के पास स्थित है। पहले वे मेरठ जिले में रहा करते थे। उनका जुड़ाव स्वतंत्रता संग्राम से था और 1929 से उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। 1940 में सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और 1952 में कांग्रेस शासन के दौरान राजस्व मंत्री चुने गए। 3 अप्रैल 1967 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हरिद्वार का दौरा किया था, जहां उन्होंने व्रत लिया और भोजन में जो खाना परोसा गया उसे अस्वीकार कर दिया। फिर उनके लिए व्रत का विशेष भोजन लाया गया तो उन्होंने उसे बड़े श्रद्धा से ग्रहण किया। इसके बाद जब वे हरिद्वार से लौटने लगे तो उन्होंने उस रेजिडेंट मजिस्ट्रेट को 6 रुपए 25 पैसे का बिल दिया, जिसमें यह कहा कि व्रत के दौरान जो खर्चा हुआ था वह उसे पैसे के रूप में चुका दिया जाए। यह घटना साल 1979 की थी और यह उनके सादगीपूर्ण और ईमानदार जीवन के प्रतीक के रूप में सामने आई। चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी देश की जिम्मेदारी संभाली। 28 जुलाई 1979 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उन्होंने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाई। चौधरी चरण सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काफी कम समय बिताया, लेकिन उनकी शख्सियत और ईमानदारी ने उन्हें एक स्थायी पहचान दिलाई। 1979 में इंदिरा गांधी और कुछ अन्य दलों का समर्थन मिलने पर उन्हें प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया गया, लेकिन उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा। 14 जनवरी 1980 तक वे प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह की ईमानदारी के बारे में एक और प्रमुख घटना यह रही कि उनका बैंक अकाउंट में केवल 470 रुपए थे। यह एक उदाहरण था कि वे सत्ता में रहने के बावजूद पूरी तरह से ईमानदार थे। वे किसान के मसीहा के रूप में जाने जाते थे और उनका जीवन उनके सिद्धांतों और संघर्षों का प्रतीक बना रहा। उनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई, लेकिन उनकी पहचान और योगदान आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। जब तक भारत रहेगा, तब तक चौधरी चरण सिंह की छवि एक आदर्श नेता और किसान के वास्तविक साथी के रूप में याद की जाएगी। यह घटना चौधरी चरण सिंह के सरल और ईमानदार स्वभाव को दर्शाती है। जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो विधानसभा से अपने आवास तक के लिए वे हमेशा एक लंबा काफिला चलाने के खिलाफ थे, क्योंकि वह इसे सही नहीं मानते थे। उन्होंने इस छोटी दूरी को पैदल तय करने का निर्णय लिया ताकि सरकारी वाहनों की आवश्यकता न पड़े। पहले तो उनके इस कदम को सामान्य माना गया, लेकिन जब यह रोज का अभ्यास बन गया, तो उनके निजी सचिव तिलकराम शर्मा को यह थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी बड़े अधिकारी को भेजकर गाड़ी भेज दी जाए। चौधरी चरण सिंह की सादगी और ईमानदारी के किस्से उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। एक बार जब उनके निजी सचिव तिलकराम शर्मा ने उन्हें विधानसभा जाने के लिए सरकारी गाड़ी भेजने का प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि आप मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल न दें, मुझे अपनी पसंद का रास्ता चुनने की स्वतंत्रता है। ये उनके स्पष्ट विचारों और सत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक और किस्सा है जब उनके सरकारी आवास पर एक रिश्तेदार ने उनके निजी फोन का इस्तेमाल किया था। यह बात चौधरी साहब की नजरों से नहीं बची। उन्होंने तुरंत अपने सचिव से कहा कि अब से जितने भी फोन आएं और जाएं, उनका रिकॉर्ड रखा जाए। जब सचिव ने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बिना झिझक के कहा, जिसका भी बिल होगा उसे मैं खुद भरूंगा। यह एक और उदाहरण था कि चौधरी चरण सिंह। आज जब हम अपने आसपास के नेताओं और जनसेवकों को देखते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सत्ता का सही उपयोग और लोगों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास ही एक सच्चे नेता की पहचान है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को इस तरह के आदर्शों से अवगत कराना चाहिए ताकि वे भी अपने देश और समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य करें। यह कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। तब दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी रहें। धन्यवाद। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।